तो फ्रेंड्स वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। जो 4100 क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे हिस्ट्री के, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या फिर वो हरियाणा पीसीएस के लिए। तो उसका पार्ट नंबर 20 होगा और 19 पार्ट इसके पहले कंप्लीट करा दिए गए हैं। अगर किसी ने वो ना देखे हों तो यूपी पीसीएस स्टैट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और पार्ट नंबर 19 मैंने कल रात को अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने कराया था मुगलों का स्थापत्य कला या फिर मुगलों ने जो जो इमारतें वगैरह बनवाई थी, तो उसको देख लिया था। और आज हम देखेंगे इस पार्ट में मुगलों के जो साहित्यकार वगैरह थे कि किसने क्या लिखा है, कौन सी किताब किसकी है। फ्रेंड्स, मुगलों ने क्या कुछ बनवाया था ये हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं। और 35 नंबर ये चैप्टर है, तो इसमें हम देखेंगे मुगलों के इतिहासकार वगैरह क्या क्या था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, फतेहपुरी सिकरी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फतेहपुरी सिकरी में बादशाह अकबर ने क्या बनवाया था, तो फतेहपुरी सिकरी में बनवाया था पंचमहल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत बताना है। तो ये बाबर ने तुझो के बाबरी लिखी है, कई बार बता दिया। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। और ये खासकर ग्रुप सी डी का पालतू क्वेश्चन है, और खासकर रेलवे वालों का। ठीक है, तो ये गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा। और बदायूं, ठीक है, बदायूं ने तबकात अकबरी नहीं लिखी है। ठीक है, बदायूं ने लिखा है तबकात नासरी। तो चलिए हमें गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। और जहांगीर ने लिखी है तुझो के जहांगीरी। देखिए यहाँ पर मिलान करना, तो देखिए मिलान कर देते हैं अभी। तो ये हसन निजामी ने क्या लिखा है, हसन निजामी ने लिखा है ताजुल मासरी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि 4। ख्वाजन ख्वाजंदा मीर, ठीक है ना, ख्वाजंदा मीर ने क्या लिखा है, तो ख्वाजंदा मीर ने लिखा है, बताइए क्या लिखा है। तो ख्वाजंदा मीर ने लिखा है, तो ख्वाजंदा मीर ने लिखा है हुमायूं नामा। ठीक है, ये डीप में है। ख्वाजंदा मीर ने लिखा है हुमायूं नामा। अभी आप कहोगे कि अभी वो आप बता रहे थे कि गुलबदन बेगम ने लिखा है, तो बेगम ने भी लिखा है, और बेगम के साथ में ख्वाजंदा मीर भी थे। ठीक है ना, ये डीप लेवल का है। आज तक आपने सुना होगा कि हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने, तो बेगम के साथ ये भी थे। ठीक है ना, याद रखना इनका नाम ख्वाजंदा मीर। तो ये हो जाएगा 4 फिर 3। और मोहम्मद काजिम, तो मोहम्मद काजिम ने लिखा आलमगीर नामा, यानी कि पहला। और भीमसेन ने लिखा है नुक्साए दिलकुशा। ठीक है, नुक्साए दिलकुशा यानी कि 4312, ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पर बताना कौन सा एक सही सुमेलित है, तो चलिए देखिए कौन सा एक सही सुमेलित है। तो आलमगीर नामा अभी बताया ना किसने लिखा है, आलमगीर नामा, ये देख लीजिए यहाँ पर। तो आलमगीर नामा लिखा है मोहम्मद काजिम ने। ठीक है, और यहाँ लिखा है तो ये गलत है। ठीक है, और हमें बताना है एक सही सुमेलित है। तो ये देखिए मासिर आलमगीरी, तो ये लिखा है साकी मुस्तफ़ा खान ने। ठीक है, साकी मुस्तफ़ा खान ने लिखा है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी, बाकी गलत है। आगे चलिए यहाँ पर तो मिलान करना है। तो चलिए देखिए गुलबदन बेगम ने कई बार बता दिया, ये हुमायूं नामा लिखा है, यानी कि तीसरा। आगे देखिए ईश्वर दास नागर ने क्या लिखा है, ईश्वर दास नागर ने लिखा है फतुहात आलमगीरी। ठीक है ना, फतुहात आलमगीरी ईश्वर दास नागर ने लिखा है, यानी कि 3 के बाद 4। याहिया बिन अहमद, तो याहिया बिन अहमद ने क्या लिखा है, तो याहिया बिन अहमद ने लिखा है तारीख़ मुबारक शाही, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अब्बास सरवानी ने क्या लिखा है, तो अब्बास सरवानी ने लिखा है तारीख़ शेरशाही, यानी कि दूसरा, 3412, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थोड़ी ब्राइटनेस कम करते हैं। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा, थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी पुस्तक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत बताना है। तो देखिए मोहम्मद आरिफ ने लिखा है तारीख़ अकबर शाही, ये इनायतुल्लाह ने लिखा है, इनायतुल्लाह ने लिखा है तकलीम ए अकबरनामा, ये सही है। अबुल फजल ने तबकात अकबरी नहीं लिखी है। ठीक है, आगे देखेंगे अबुल फजल ने क्या लिखा है, तो ये गलत बताना। तो तबकात अकबरी अबुल फजल की नहीं है। और ये देख लिया अब्दुल कायूर बदायूं ने, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने लिखा है मुंतखब उत तराबीब तरारीख। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुंतखब उत तवारीख। तो चलिए आगे देखिए क्या कहता है 7वां क्वेश्चन, तुजो के बाबरी। तो बाबर के बारे में कुछ बात हो रही है, तो तुजो के बाबरी के संबंध में निम्न कथन पढ़ें। और यहाँ पर बताना है असत्य कथन को पहचानिए, मतलब गलत बताना है। तो चलिए देखिए, इसका प्रथम फारसी अनुवाद अब्दुल कायूम बदायूं ने किया था, तो ये सही है। ठीक है, और हमें बताना है गलत, यानी कि जहाँ जहाँ पहला होगा वो तो सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें गलत बताना है, तो पहला सही है,
तो ये भी सही होगा क्योंकि इसमें पहला है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो आंसर है अपना बी। ये भी एक आंसर निकालने का तरीका है। तो तुझो के बाबरी बाबर ने खुद लिखी थी अपने हाथों से और तुर्की भाषा में लिखी थी और इसका फारसी में अनुवाद कराया था अब्दुल कायूम बदायूं ने। ये सही है। इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती A.M. बेबरीज ने करवाया था, तो ये गलत है, ठीक है। और हमको गलती ढूंढना है। आगे चलिए। इसका प्रथम फारसी में अनुवाद लीडन अर्स्किन ने किया था, तो ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए। शाहजहाँनामा, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और हज़ारों बार पूछा है। तो शाहजहाँनामा का लेखक है इनायत खां। आगे चलिए। यहाँ पर पुस्तक दी हुई हैं और इनको सुमेलित करना है, तो चलिए देखिए, अभी मिला देते हैं। तो चलिए देखिए, ठीक है। आलमगीरनामा कई बार बता दिया है, तो ये किसने लिखी है? मुंशी मोहम्मद काजिम ने, ठीक है। ये ऊपर देख के आए हैं, यानी कि 2। तबकात अकबरी, ठीक है। तबकात अकबरी बताइए किसने लिखा है? तो तबकात अकबरी लिखा है निजामुद्दीन अहमद ने, यानी कि 4। और चाहरमन, ठीक है। तो चाहरमन मेरे हिसाब से चंद्रभान बामा ने लिखा है, यानी कि 3। और इकबाल नामा जहांगीरी, तो ये मुआवत खां, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी कि 24-31 देखना है हमें, ठीक है। तो देखिए 24-31 ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तो देखिए 2 4 3 1, ठीक है। 24-31 ही बन रहा है ये, बाकी आप देख लेना। आगे चलिए। तो यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए कौन सा कथन सही है। अकबरनामा और बादशाहनामा महत्वपूर्ण सचित्र मुगल शासकीय इतिहास के हैं, तो ये सही है। अकबरनामा और बादशाहनामा मुगल चरित्र इतिहास का वर्णन देता है क्योंकि ये इन्हीं के काल में लिखे गए हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। जबकि अकबरनामा अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया और बादशाहनामा अबुल फजल ने, ठीक है। तो अभी बताया ना, बादशाहनामा अबुल फजल ने नहीं लिखा है, तो ये गलत है दूसरा। अब दूसरा गलत है, तो आगे चलिए। अकबरनामा 3 पुस्तकों में बटा है, जिनमें से तीसरी पुस्तक आईने अकबरी है, ठीक है। तो आईने अकबरी लिखी है अबुल फजल ने, ठीक है, ना कि बादशाहनामा। तो पहला तीसरा सही है, ठीक है। पहला तीसरा सही है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अबुल फजल ने क्या लिखा है? तो आईने अकबरी, याद रखना। और देखिए बादशाहनामा तो किसने लिखा है? तो ये लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ लिखा है ना बादशाहनामा अबुल फजल ने लिखा है, तो ये गलत है। और देखिए यहाँ लिखा है बादशाहनामा किसने लिखा है? तो ये लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने, ठीक है ना। तो ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है, इस वजह से गलत था। आगे चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, यानी कि उपनिषदों का फारसी में ट्रांसलेट किया जाने लग गया था? तो शाहजहाँ के काल में। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वान की सहायता से दारा सिकों द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद पर प्रस्तुति दी है या फिर की है? तो बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस एक ने संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा सिकों द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की संस्तुति की है? तो यानी कि उपनिषदों को कौन बता रहा है, ठीक है। तो उपनिषदों की जानकारी देता है ये सर ए अकबर, ऑप्शन नंबर डी। और ये दारा सिको था, तो ये शाहजहाँ का पुत्र था और ये मतलब बहुत ही पूजा पाठ में रुचि रखता था, इसलिए ये संस्कृत के विद्वानों के साथ मतलब विभिन्न धर्मों पर ये चर्चा करना चाहता था। आगे चलिए। सिर अकबर का लेखक कौन है? ये ऑप्शन नंबर बी दारा सिको। आगे चलिए। दारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में ट्रांसलेट किया था? तो ये हो जाएगा सिर अकबर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, सरे असरार फारसी में अनुवाद किया था, तो किसने किया था? तो ये उपनिषदों का अनुवाद है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था, तो यहाँ पर लिखा है सिर अकबर के जरिए किया गया था, यानी कि सिर अकबर में। और यहाँ लिखा है सिर असरार, तो ये वही है। सिर असरार का फारसी में अनुवाद उपनिषदों का कराया गया था, ऐसे याद रखना क्योंकि ये घुमा के पूछा हुआ है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन काशी के विद्वानों की सहायता से दारा सिकों द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद में प्रस्तुति देता है? तो ये देखिए, अभी ऊपर लिखा था ना, ऊपर लिखा था संस्कृत के विद्वानों के साथ, मतलब वाराणसी लिखा था, बट यहाँ पर लिखा है क्या कहते हैं काशी, ठीक है। तो यहाँ पर वाराणसी की जगह काशी लिख दिया इन्होंने, तो घबराना नहीं है, तो आंसर वही होगा सिर अकबर।
आगे चलिए, अकबरनामा, अकबरनामा पूरा किया गया था तो ऑप्शन नंबर ए 7 सालों में। ठीक फ्रेंड्स, और ये अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। ठीक फ्रेंड्स, अकबरनामा अबुल फजल का है और ये 7 सालों में लिखा था, ऐसे याद रखना। तो आईने अकबरी, अकबरनामा में निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता तो बताइए। ये तीसरे अकबरनामा ये 3 पार्ट में लिखा गया है, यानी कि जो तीसरी पुस्तक है तो उसको कहा जाता है आईने अकबरी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। और कई जगह ये पूछ लेता है कि अकबरनामा किसने लिखा है, तो अबुल फजल, ये देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में। और कई जगह ये पूछ लेता है कि आईने अकबरी किसने लिखा है, तो उसका आंसर भी अबुल फजल ही होगा, क्योंकि यहाँ से पजल कर सकता है। आगे चलिए, मुगल कालीन कृषि व्यवस्था के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आईने अकबरी अबुल फजल की। तो ये देखिए अकबरनामा किसने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों में रजमनामा कहा गया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो महाभारत को रजमनामा भी कहा जाता था कई कई सालों तक। फ्रेंड्स, आगे चलिए, याद रखना, कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेता कि महाभारत का फारसी के अनुवादकों का क्या शीर्षक था, तो ये रजमनामा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक, तो ये देखिए आ ही गया ना, तो ये रजमनामा कहते थे उस टाइम। बाकी आप ये व्याख्या पढ़ सकते हैं पाउस मार के। फ्रेंड्स, आगे चलिए, तो देखिए रजमनामा जिसका अलंकन फारसी भाषा में अनेक विद्वानों ने किया, जिसका अनुवाद, तो किसका अनुवाद है ये, तो रजमनामा अभी बता दिया ना, ये महाभारत के टाइम का है, तो ऑप्शन नंबर सी। और ये महाभारत का ही रजमनामा हो गया था। अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशकों में महाभारत का फारसी में ट्रांसलेट हुआ था, तो बताइए। फारसी में अनुवाद हुआ था तो किसने किया था, तो ये किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फैजी ने। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी में ट्रांसलेट किया था फैजी ने, याद रखना, रजमनामा। आगे चलिए, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहांगीर ने लिखी थी। नेक्स्ट देखिए, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी में अनुवाद, तो ये रजमनामा कहलाता है। क्वेश्चन ऐसे भी बना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमारी ने माखी नाम से दीवान दीवान तैयार किया था, बताइए। निम्नलिखित कौन सी राजकुमारी थी मुगलों में जिसने माखी नाम से दीवान तैयार किया था, तो ये था औरंगजेब की पुत्री जिबू निशा। तो हुमायूं नामा, तो ये लॉलीपॉप है, कई बार पूछा, गुलबदन बेगम ने लिखा। आगे चलिए, अकबर की इच्छा अनुसार उसने रामायण का फारसी में अनुवाद, अब थोड़ा रामायण को देख लेते हैं। तो अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी में ट्रांसलेट किया था अब्दुल कादिर बदायूं ने। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, तो ये देखिए अब्दुल कादिर बदायूं ने। लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो ये किया था फैजी ने। फ्रेंड्स, फैजी। और आई थिंक ये लीलावती शायद कोई पुस्तक है, आई थिंक ये मैथ की है, पता नहीं, ये मेडिकल की है। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद, तो ये देखिए किसने किया था, फैजी ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल के ऐतिहासिक विवरण लिखा है, तो मुगल काल में सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक वर्णन लिखा है गुलबदन बेगम ने। आगे देखिए, हुमायूं नामा किसने लिखा, तो ये लॉलीपॉप गुलबदन बेगम ने। योग वशिष्ठ फारसी का अनुवाद किसने किया था, तो बताइए। योग वशिष्ठ का फारसी में ट्रांसलेट किसने किया था, तो ये किया था दारा शिकोह ने। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन लगभग 100 प्लस ही क्वेश्चन है इसमें भी। फ्रेंड्स, और जो कल रात को वीडियो अपलोड कराई थी तो वो पार्ट नंबर 19 था, उसका मैंने टाइम लाइन नहीं लगाया है, सिंपल वीडियो है। फ्रेंड्स, देख लेना, 127 क्वेश्चन थे प्लस। फ्रेंड्स, और इसमें भी हम 100 प्लस ही देखेंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुमायूं नामा का लेखक गुलबदन बेगम। आगे चलिए, तबकात नासरी, ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया था। तबकात अकबरी किसने लिखी, तो निजामुद्दीन अहमद ने। फ्रेंड्स, याद रखना, तबकात अकबरी, तो ये देखिए निजामुद्दीन अहमद ने ही लिखी है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन मुंतखब उल लुबाब का लेखक था, तो मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था, तो ऑप्शन नंबर थी खफी खान। फ्रेंड्स, याद रखना। आगे चलिए, खफी खान ने मुंतखब लुबाब की रचना गुप्त रूपों में करनी पड़ी थी, क्यों, तो ये औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था। फ्रेंड्स, मतलब सिंपल वे में समझिए, ये मुंतखब लुबाब है, कोई पुस्तक वगैरह थी, तो इसके रचनाकार थे
खफ़ी खान, ठीक है। तो खफ़ी खान है मतलब मुंत कुलूब लुआब की रचना की थी, मतलब चुपके से की थी, मतलब गुप्त रूप से। और गुप्त रूप से क्यों करनी पड़ी थी? क्योंकि औरंगजेब इतिहासकार लिखने मतलब इतिहास लेखन के विरुद्ध था, मतलब लिखने पढ़ने की कला इसने अपने काल में बैन करा रखी थी। आगे चलिए, बाबर के वितरण, ठीक है। बाबर के वितरण का फारसी में ट्रांसलेट किसने किया है? तो वही बात है, तो ये अब्दुल खान खाने खाना ने, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बाबर का जो आत्मचरित्र है तो उसको फारसी में ट्रांसलेट किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। आगे चलिए, तुझो के बाबरी का फारसी में ट्रांसलेट, तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है, तो ये खाने खाना ने किया था, ठीक है। आगे चलिए, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में शिष्टता हासिल की थी, वह स्थित है, तो ये ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में, ठीक है। एक सेकंड रुको, अब चलते हैं, ठीक है। तो ये मुग़ल काल का जो मदरसा वगैरह था जहाँ पर न्याय की मतलब लॉ की पढ़ाई कराई जाती थी, तो ये यूनिवर्सिटी वगैरह होगी उस टाइम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आगे चलिए, तुझो के बाबरी, तो ये कई बार बता दिया, ये टर्की भाषा में लिखा हुआ है। आगे चलिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुग़ल बादशाह के काल में हुई थी? औरंगजेब, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे एक महत्वपूर्ण कृतियों रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना की थी? तो ये रसिक प्रिया तो पता नहीं कितनी बार पूछी है यूपीपीसीएस में, तो ये है केशव दास। आगे चलिए, किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज की थी? ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और एकदम डीप लेवल का है, इसीलिए ये आईएएस में पूछा हुआ है, फ्रेंड्स। कोलंबस ने खोज वगैरह तो की थी बाद में, लेकिन अमेरिका की जो खोज हमारे जो इतिहासकार थे अबुल फजल, इन्होंने कोलंबस से पहले ही हज़ारों साल पहले बता दिया था, ठीक है, कि यहाँ पर अमेरिका नाम का कोई देश है। आगे चलिए, सफ़ीनात उल ओलिया, ठीक है। सफ़ीनात उल ओलिया के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा दारा शिकोह। आगे देखिए, अनवार फ़ैली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो अनवार फ़ैली है पंचतंत्र का, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, किस मुग़ल बादशाह ने एल्बम रखा था? तो बताइए किसने एल्बम रखा था? दारा शिकोह ने, ठीक है। मैंने शुरू में बताया ना कि जो दारा शिकोह था ये A1 क्वालिटी का धार्मिक बंदा था, मतलब धार्मिक कार्य वगैरह ज़्यादा करता था, पंडितों से मिलता था, विद्वानों से मिलता था और ज़्यादातर पूजा पाठ में रुचि रखता था। तो यहाँ पर पूछा कि इस मुग़ल शहजादा ने एल्बम रखा था, तो मतलब ये जहाँ भी जाता था वो एल्बम लेकर जाता था, ये दारा शिकोह। और ये आईएएस का पूछा हुआ है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राज कवि था? तो ऑप्शन नंबर एक कलीम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलीम। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, बाबर ने अपना बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बाबर की जो बाबरनामा है तो उसने मेवाड़ राज्य के बारे में जानकारी मिलती है इससे। संस्कृत कृति हितोपदेश का फारसी में ट्रांसलेट किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी ताजुल माली ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश को फारसी में ट्रांसलेट किया था? तो ये हो जाएगा ताजुल माली। फ्रेंड्स देख लो, हमारे यहाँ मतलब एक से एक गुरु थे, एक से एक मतलब चिकित्सक या फिर वैद्य कह लो, और एक से एक ग्रंथ वगैरह थे, लेकिन उस टाइम हमारे जो राजा वगैरह थे ये आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन जो ये विदेशी आए ना, तो इन्होंने मतलब हमारे यहाँ का जो जो भी किताब थी तो उसको सारे में फारसी में ट्रांसलेट कर लिया, और कोई जो महाभारत थी तो उसको भी फारसी में ट्रांसलेट कर लिया। जो भी चिकित्सा वगैरह की किताबें थी तो उन सबको मतलब डिकोड करके अपनी लैंग्वेज में सिंपल वे में समझ गए, और वो तभी से ही मतलब देखा होगा आपने यूरोपियन कंट्री वगैरह या फिर बाहर की जो कंट्री हैं तो वो इसी वजह से हमारे से आगे हैं, क्योंकि वो सब हमसे ही ज्ञान लेकर गए हैं, ठीक है। हमने अपने ही उपदेशों को ज़्यादातर ट्रांसलेट नहीं किया, ठीक है। इन पे जोर वगैरह नहीं दिया, मैं सिंपल वे में समझा देता हूँ। आगे चलिए, ठीक है। देखिए, हितोपदेश तो ये बता दिया ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में चित्रकारी नहीं की गई है? तो चित्रकारी नियामतनामा में नहीं की गई है, ठीक है। आगे चलिए, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? तो ये देखिए, ये हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ थे यानी कि महाभारत और ये क्या कहते हैं रामायण वगैरह, तो ये सब दारा शिकोह इनको इनसे ज्ञान समेटने में लगा हुआ था। निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और इसका आंसर है शमसुद्दीन वली को, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक
उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है। तो इसका आंसर है डकनी, बल्ली डकनी को, ठीक है, बल्ली डकनी को। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत कृति प्रबोध चंद्रोदय का फारसी में ट्रांसलेट किया गया था, तो इसका शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक था गुलजारे हाल, ठीक है, गुलजारे हाल। किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की थी या फिर दी थी? तो ये हो जाएगा ख्वांद मीर को, ठीक है, ख्वांदा मीर को दी थी उपाधि। कौन सी? तो ये अमीर अखबार, ठीक है, ये एक उपाधि थी, हुमायूं ने दी थी। आगे चलिए, मासिर ए आलमगीरी का लेखक, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कई बार बता दिया है। खाकी मुस्तैद खां। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वर्णन संस्कृत ग्रंथ स्वदेश वृत्तांत संग्रह में किया गया है? तो बताइए, स्वदेश वृत्तांत संग्रह में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो ये थे अकबर का। आगे चलिए, गंगा लहरी का लेखक कौन है? तो ये है पंडित राज जगन्नाथ। नेक्स्ट देखिए, ये तो कई बार करा दिया है, नुस्खा दिल कुशा का लेखक कौन था? तो ये था भीमसेन बुरहानपुरी, ठीक है। आगे चलिए, ईश्वर दास ने क्या लिखा है? तो कई बार बता दिया, ईश्वर दास ने लिखा है फतवाद आलमगीरी। नेक्स्ट देखिए, ये सब हम ऊपर देख के आए हैं और ऑलरेडी ये सब कुछ मैंने करा रखा है आपको पहले ही, फ्रेंड्स। अगर किसी ने वो ना देखी हो वीडियो, तो एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मध्यकालीन भारत का सारे का हिस्ट्री मास्टर नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कानून ए हुमायूनी किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी ख्वांदा मीर ने, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन समकालीन थे? निम्नलिखित में से कौन समकालीन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन दो बंदे थे जो एक ही टाइम पर एक ही साथ काम कर रहे थे? तो ये थे अबुल फजल और बदायूं, ठीक है। ये दोनों कहाँ के थे? तो ये अकबर के दरबार में थे साथ साथ, ठीक है। और ये हरिसेन समुद्रगुप्त का था दरबारी कवि, और ये बाण भट्ट तो ये हर्षवर्धन का था, तो ये समकालीन नहीं हुए, ठीक है। और ये अमीर खुसरो थे किसके? अलाउद्दीन औलिया के दरबार, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार वगैरह में, ठीक है। और ये खाकी खां वगैरह तो ये अभी हम देख रहे हैं, ये अकबर वगैरह के दरबार में थे। तो ये दोनों अबुल फजल और बदायूं ये साथ साथ थे, एक साथ, ठीक है। आगे चलिए, मुस्लिम साहित्य की परंपरा के बारे में राय भारमल ने किस भाषा में लिखा है? तो बताइए, मुस्लिम साहित्य की परंपरा के बारे में राय भरमल ने किस भाषा में लिखा है? तो बताइए, ये लिखा है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट देखिए, किस मुसलम निम्न, ठीक है, निम्न या फिर किस मुसलमान विद्वानों ने हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना है? तो बताइए, कौन सा विद्वान था जिसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है हिंदी साहित्य को डेवलप करने में? तो ये था अब्दुल रहीम खान खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सी, ठीक है, सी है आंसर। 1737 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रीय ज्ञान से संबंधित है, तो बताइए उसके लेखक कौन था? तो उसका लेखक था जयपुर का राजा सवाई जयसिंह, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, जो ये जयपुर का राजा सवाई जयसिंह था। तो ये मतलब साइंस वगैरह की, इसको पूरी साइंस की और मैथ की पूरी फुल नॉलेज थी। तो ये नक्षत्रों की जानकारी का पूरा भेद ज्ञाता था ये। आगे चलिए, मुगलों की अदालती भाषा क्या थी? तो ये फारसी थी। आगे चलिए, प्रॉपर्टीज़ एंड पॉलिटिकल इन मुगल कोर्ट का लेखक कौन था? तो ये था सतीश चंद्र, ठीक है। मुगलों की भाषा फारसी थी, तो अदालती भाषा भी फारसी होगी, ठीक है। और पॉलिटिकल इन और प्रॉपर्टीज़ एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट, तो इसके लेखक हैं सतीश चंद्र, ठीक है। तो ये 70 प्लस क्वेश्चन थे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं, ठीक है। तो ये 70 क्वेश्चन थे मुगल इतिहासकारों से, 70 यानी कि 73 क्वेश्चन थे, ठीक है। पढ़ाने को मैं आगे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी रुक जाओ, इसमें मैं कुछ और ऐड करके आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि इसके क्वेश्चन लगभग 100 प्लस हैं, लेकिन मैं और क्वेश्चन ऐड करूँगा तब जाके इसको पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि शिवाजी और मराठा साम्राज्य से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं लगभग 80 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको 100 प्लस करके पढ़ाऊँगा, क्योंकि शिवाजी और मराठा साम्राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी मैं कुछ और इसमें ऐड करूँगा, लगभग 50 क्वेश्चन तब पढ़ाऊँगा आपको, लगभग कल मॉर्निंग में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। और शायद आज रात को आपको मैं, जो हमारी बायोलॉजी रुकी पड़ी है, बायोलॉजी के 5 पार्ट हो रहे हैं, तो शायद आज छठा पार्ट मैं करा दूँ,
क्योंकि मैं बिल्कुल आप लोग सपोर्ट वगैरह करते नहीं हो, वीडियो देख के लाइक वगैरह करते नहीं हो, सब्सक्राइब वगैरह करते नहीं हो, इसी वजह से मेरा मनोबल भी टूट गया। ठीक है, पिछले 10-15 दिन से देखा होगा आपने, मैं तो बिल्कुल डेड पड़ा हूँ, ना तो वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना ध्यान कहीं और लगाना शुरू कर दिया है, किसी और चीज़ पे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, ना तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करोगे, इसी वजह से मैंने सोचा क्या पता तो यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है उसको कहीं सही जगह लगाया जाए। तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो आप सपोर्ट भी कर सकते हो, बाकी कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हो, अदरवाइज़ डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके लिए ही बना है। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।